ओके, कल की क्लास में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट किया था, भुगतान शेष संतुलन का प्रिंसिपल। तो बीओपी हम देख रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या आपका, या भुगतान शेष संतुलन क्या है। ये हमने बात करी थी कि ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, किसी एक देश की दुनिया के किसी भी देश के साथ, जितने भी आर्थिक लेन देन है वो सारे हम जिस जगह पे रख रहे हैं उसको हमने क्या बोला, बीओपी का नाम दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमने कल तक की क्लास में क्या देखा था कि यहाँ पर टोटल रिसीट होती है, टोटल पेमेंट्स होते हैं, और उनके बेसिस पे हम कहते हैं बी इज इक्वल्स टू, या बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके बराबर होगा, रिसीट माइनस पेमेंट। मतलब कुल कितनी प्राप्तियां हुई हैं और कुल कितने भुगतान हुए हैं, कितना आपको मिला है आपकी कंट्री को और आपकी कंट्री ने कितना पेमेंट किया है दूसरी कंट्री को, उन दोनों के डिफरेंस से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन निकालते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान शेष की स्थिति क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, वो जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल रिसीट्स कितनी है, टोटल पेमेंट्स कितने हैं। इनके बेसिस पे हमें पता चलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने जिस पॉइंट पे छोड़ा था वो क्या था हमारा, कि हम इसको कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, हम इसको कहते हैं दोहरी गणना प्रणाली। दोहरी गणना प्रणाली हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है डबल एंट्री से क्या मतलब है। कल हमने देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो साइड्स होते हैं, ठीक है, दो उसके अलग हिस्से हैं। दोनों साइड्स कौन कौन से थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, याद है किसी को? क्रेडिट एंड डेबिट साइड। ठीक, तो हमने बात करी थी कि एक क्रेडिट साइड होता है और एक डेबिट साइड है। ठीक है, क्रेडिट मतलब जहां से आपके पास पैसा आ रहा है, डेबिट मतलब जहां से कंट्री का पैसा डिडक्ट हो रहा है। ठीक, क्योंकि क्रेडिट मतलब क्या होता है कि जब हमें पैसा मिलता है तो हम कहते हैं क्रेडिट हुआ अमाउंट। ठीक है, डेबिट जब होता है मतलब आपके जेब से पैसा जाना, आपके अकाउंट से पैसा जाना, वो डेबिट प्रोसेस कहलाती है। क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में पैसे का आना। तो अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं, अगर मैं निर्यात की बात करूं, एक्सपोर्ट्स का जो आइटम है, क्योंकि हमारे मेन आइटम क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। तो जो एक्सपोर्टेबल आइटम्स हैं, ये एंट्री क्रेडिट में होगी या डेबिट में? अगर आपकी कंट्री निर्यात कर रही है तो उससे पैसा मिलेगा या पैसा जाएगा? ठीक, क्योंकि आपने अगर कोई कमोडिटी को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, तो मतलब मान लीजिए अगर आपने अपना प्रोडक्ट यहाँ से चाइना को भेजा या यूएस को भेजा, किसी भी कंट्री को अगर आपने भेजा, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी। मतलब दूसरी कंट्री आपको पेमेंट करेगी। तो एक्सपोर्टेबल जो आइटम है उसकी एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड। हम कह सकते हैं ये आपका प्लस का साइन है, या आपका माइनस का साइन है, क्योंकि प्लस मतलब पेमेंट आ रहा है, माइनस मतलब पेमेंट जा रहा है। तो जब आपने कहा एक्सपोर्ट्स को हम ले रहे हैं तो ये प्लस में एंट्री होगी, बट एट द सेम टाइम जिस टाइम पे आप क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करोगे, उसी टाइम पे इसकी एंट्री यहाँ पर भी होगी। क्यों यहाँ पर हो रही है एक्सपोर्टेबल की डेबिट साइड भी? क्योंकि आपने क्या किया, आपको पेमेंट तो मिला, आपको फॉरेन करेंसी तो मिली उस कंट्री से, बट जो आपकी कंट्री का आउटफ्लो हुआ, मतलब आपने जो भी कमोडिटी बनाई थी, आपने जो भी सर्विस बनाई थी, जो आपने सेल करी है, जो आपने बेची है दूसरे देश को, वो आपकी बाउंड्री छोड़कर दूसरी कंट्री चली गई। तो मतलब यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ फंड्स होता है, इस वजह से इसकी एंट्री हम डेबिट साइड भी करते हैं। मॉनेटरी सेंस में आप देखिए तो आपकी एंट्री प्लस साइड होगी, क्योंकि पेमेंट आपको मिल रहा है। बट असेट वाइज अगर आप देखो, फिजिकल फॉर्म में देखो, तो ये आपका आउटफ्लो ऑफ असेट है, मतलब आपकी कंट्री को छोड़ के ये आप दूसरी कंट्री में जा रहा है ये कमोडिटी या सर्विस, इसलिए इसकी हमने एंट्री माइनस साइड भी करी। यही सेम प्रिंसिपल हम इंपोर्ट साइड भी करते हैं। अगर इम्पोर्टेबल आइटम है कोई, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि आपने उसको खरीदा है किसी दूसरे देश से। आयात आपका क्या मतलब है कि हम आयात में क्या कहते हैं कि हमने दूसरे कंट्री से कोई कमोडिटी परचेज करी। तो जब परचेज करी होगी, जब खरीदी होगी, तो उसके बदले हमने उसको पेमेंट किया होगा, तो इसलिए वो कहाँ पे आएगा, उसकी एंट्री आप करोगे पहले माइनस साइड। ठीक, कि डेबिट साइड का आइटम है इम्पोर्टेबल, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि आपकी कंट्री में इनफ्लो ऑफ फंड्स भी हो रहा है, फंड या असेट आप कह सकते हो। ठीक, कि एक ही टाइम पर आप कह रहे हो कि मॉनेटरी सेंस में माइनस हुआ क्योंकि आपने पेमेंट किया, तो ये इम्पोर्टेबल में हुआ,
बट क्योंकि आपकी कंट्री में कमोडिटी आ रही है, आपकी टेरिटरी में आ रही है, आपकी बाउंड्री में वो कमोडिटी आ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, इनफ्लो की प्रोसेस भी है। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्योंकि हम डबल कीपिंग दोहरी गणना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम जब आप एक आइटम को एक साइट पे चढ़ाते हो, एक साइट पे उसकी एंट्री करते हो, तो दूसरी साइट पर भी उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यहाँ इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट क्लास, आगे बढ़े। देखिए, मैं ये कह रही थी कि जो हमने बात करी बैलेंस ऑफ पेमेंट के आपके दो साइड्स हैं, एक आपका क्रेडिट साइड और एक आपका डेबिट साइड। हम क्रेडिट कब कहेंगे, जब आपके पास पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपके पास कोई अकाउंट में पैसा आता है तो आपके पास मैसेज क्या आता है, योर अमाउंट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक, डेबिट मतलब क्या है, जब आपका पैसा कट रहा है कहीं पे, जब आप पेमेंट कर रहे हो। क्रेडिट साइड पेमेंट का मिलना, डेबिट साइड पेमेंट करना। ठीक, तो जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, निर्यात की बात करते हैं, तो निर्यात मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम किसी कमोडिटी को बाहर बेच रहे हैं। ठीक है, तो जब आप बेच रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, मतलब पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो। तो वो एंट्री आपकी कहाँ होगी, एक्सपोर्टेबल साइड, मतलब क्रेडिट साइड। एक्सपोर्टेबल आइटम्स पहले कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय पे ये आपका आइटम डेबिट साइड में भी एंटर होगा। क्यों एंटर हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, अपने यहाँ की कमोडिटी या सर्विस को दूसरी कंट्री में भेज दिया है। तो वो जो कमोडिटी है, वो जो सर्विस है, वो आपकी बाउंड्री, आपकी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा रही है। तो मतलब यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ असेट्स और फंड्स भी होता है उसी टाइम पे। एक तरफ आप पैसा ले रहे हो, बट उसके बदले आपको देना पड़ेगा कोई कमोडिटी, तो वो कमोडिटी आउटफ्लो ऑफ असेट्स के नाम से क्या होती है, आपकी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में वो आपका चली जाती है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये आपका माइनस किस सेंस में है, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है। प्लस किस सेंस में है, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करने की वजह से पेमेंट रिसीव हो रहा है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की दोहरी गणना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बार ही एक्सपोर्टेबल आइटम को क्रेडिट साइड भी लगा रहे हैं और उसी टाइम पे हम डेबिट साइड भी एंट्री कर रहे हैं। तो मतलब डबल एंट्री हो रही है, क्योंकि एक बार ही हम मॉनेटरी सेंस में बात कर रहे हैं पेमेंट्स की, और एक बार ही हम क्या बात कर रहे हैं, फ्लो की बात कर रहे हैं। फंड्स या एसेट का आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, फिजिकल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं कि भौतिक रूप में आपकी वस्तु जो है वो आपके देश को छोड़ के जा रही है या आपके देश में आ रही है। सिमिलरली जब हम इम्पोर्टेबल आइटम्स की बात करेंगे, आयात की बात करेंगे, तो आयात करने का मतलब कि आपका देश कुछ खरीद रहा है। ठीक है, जब खरीदा उसने दूसरे देश से, जब उसने परचेज किया, तो उसके बदले उसे पेमेंट करना होगा। तो जब पेमेंट हो रहा है, तो मतलब ये आपका आइटम कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। ठीक, क्योंकि मॉनेटरी सेंस में आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हो, तभी आपको कमोडिटी मिल रही है। तो ये आइटम आपका एक्सपोर्टेबल टाइम पे साइड पे आया। लेकिन उसी समय क्या हो रहा है, आपने पैसा दिया, उसके बदले आपको गुड्स एंड सर्विस मिली, तो वो गुड एंड सर्विसेज क्या हो रहा है, आपकी कंट्री में आ रही है। मतलब इनफ्लो ऑफ असेट, कि आपके देश में कमोडिटी भौतिक रूप से या फिर फिजिकल फॉर्म में जब आती है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इनफ्लो ऑफ असेट। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपने पेमेंट भी किया, तो आपकी एंट्री नेगेटिव साइड हुई। आपको कमोडिटी मिली, इनफ्लो हुआ आपकी कंट्री में, आपकी टेरिटरी में, तो ये आपका पॉजिटिव साइड। तो मतलब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर डबल एंट्री होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि एक साइड आप प्लस में एंट्री करते हो और उसी टाइम पे माइनस में भी एंट्री कर रहे हो। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष का ढांचा या भुगतान शेष की संरचना
या फिर हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ, जहाँ पे B0 लिखा है मैंने उसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट ही है। इसको हम BOP भी लिख सकते हैं या B0 भी लिख सकते हैं, तो उसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट ही होगा। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो इसमें जो ब्रॉड आपका क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, इसको हम दो तरीके के अकाउंट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है करेंट अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं चालू खाता, और दूसरा आपका होता है कैपिटल अकाउंट, जिसको आप कह रहे हो पूंजी खाता। तो ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये आपका बन कैसे रहा है, दो डिफरेंट टाइप के अकाउंट से बनता है। वन इज करेंट अकाउंट एंड अनदर इज कैपिटल अकाउंट। एक आपका चालू खाता है और एक आपका पूंजी खाता है। अब करेंट अकाउंट का भी जो हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं वो आपका क्या है, इस चालू खाते को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, और एक होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, गुड्स अलग हैं, सर्विसेज अलग हैं। गुड्स आपके क्या होंगे, वो वस्तुएं हैं जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जो आपके लिए टेंजिबल है। ठीक है, सर्विसेज के हैं जिसको आप फील कर सकते हो बट आप उसको टच नहीं कर सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट है। लाइक आप उसको महसूस कर पाओगे लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते। वो सारी चीजें किस में आएंगी, सर्विसेज में। गुड्स आपका क्या होगा, जो चीजें आपकी टेंजिबल हो। हर एक वस्तु जो टेंजिबल होगी वो हर एक चीज किसमें आएगी, चालू खाते के XNM ऑफ गुड्स वाले पार्ट में आएगी। मतलब ऐसी सारी वस्तुएं जो टेंजिबल होंगी, ऐसी सारी कमोडिटीज जो टेंजिबल हैं, उनका एक्सपोर्ट और उनके इम्पोर्ट से रिलेटेड जितना भी डेटा है, जितनी भी आपके पास चीजें हैं, उसके आंकड़े हैं, वो सारे किस में आएंगे, इस वाले पार्ट में। सर्विसेज मतलब आप कह रहे हैं जितनी भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रही है सर्विसेज की, सर्विसेज लाइक आप कह सकते हो जैसे ट्रांसपोर्ट, परिवहन जो आप टर्म यूज कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट जो आप टर्म यूज कर रहे हो, ये एक सर्विस है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आप उसको टच नहीं कर सकते बट आप फील कर सकते हो, आप सर्विस अवेल कर सकते हो। ठीक, ऐसी आपका क्या है, कम्युनिकेशन, या फिर क्या है, सर्विस है। टूरिज्म की आप बात कर लो, पर्यटन की अगर आप बात कर लो, ये भी क्या है, आपकी सर्विस है। इन सबसे हमें क्या मिलती है, अर्निंग होती है, आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, लेकिन ये आपकी टैंजिबल नहीं। टूरिज्म भी आपका टैंजिबल नहीं है, आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो बट आप इसको टच नहीं कर सकते। एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो ये भी आपका क्या है, सर्विस का पार्ट है। ठीक है, कि आपको कोई पढ़ा रहा है, कोई आपको टीच कर रहा है, तो वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप एजुकेशन को टच नहीं कर सकते बट आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या उससे आपको फर्दर फायदे हो सकते हैं, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सारे आपके क्या आते हैं, चीजें आपकी सर्विसेज के अंदर आती हैं। और यहाँ पे आपके क्या आएंगे, टैंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ से जो हमारा इम्बैलेंस होता है, या फिर ये जो एरिया है, इसको हम बोलेंगे, जी ओसामा, हेल्थ सेक्टर भी आपका इसी में आएगा, सर्विस में। इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो टर्म हम कहते हैं BOT। आपसे अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन BOP एंड BOT। तो याद रखिएगा, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहे हो, जब आप भुगतान शेष की बात कर रहे हो, तो यह आपका कंप्लीट है। मतलब तब आप चालू खाता और पूंजी खाता पूरे की बात कर रहे हो, इस पूरे स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो। द मोमेंट यू आर सेइंग अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब आप भुगतान शेष की बात कर रहे हो तो इस पूरी संरचना की बात करोगे, जिसमें करेंट अकाउंट भी आएगा और कैपिटल अकाउंट भी आएगा। लेकिन जब आप BOT आपसे पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का करेंट अकाउंट, और उस करेंट अकाउंट का भी गुड्स वाला सेक्शन। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपकी सेवाएं इंक्लूडेड नहीं होंगी, इसमें आपकी क्या नहीं इंक्लूड हो रही है, सर्विसेज वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है। केवल वो वस्तुएं जो टेंजिबल हैं, सिर्फ वो वस्तुएं जिनको आप टच कर सकते हो, उनका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, जैसे हम BOP में क्या कहते थे कि B इज इक्वल्स टू R माइनस P। ठीक, ऐसे ही जो आपका BOT होता है, ये आप क्या कह सकते हो, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। वस्तुओं की निर्यात और उसका आयात, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहला रहा है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड।
जब बीओटी आप बोलोगे, इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप इस सेक्शन की बात कर रहे हो जहां पे गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही है। सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन बीओटी। क्लियर है ये चीज? बीओपी एंड बीओटी का डिफरेंस, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। अब अगर हम पूंजी खाते की बात करें कि पूंजी खाते में क्या क्या आइटम्स आपके आते हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में जो आपका पहला आइटम है वो आपका क्या होता है, फॉरेन एड। दूसरा आइटम क्या है आपका, एक्सटर्नल लोन्स। बाहरी जो हम लोन ले रहे हैं उसको हम एक्सटर्नल लोन बोल रहे हैं। फॉरेन एड क्या है कि बाहर से अगर हमें कोई सहायता मिल रही है तो वो किस में आ रही है, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट आइटम है आपका एनआरआई अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में। और फोर्थ है आपका इन्वेस्टमेंट, इसमें एफ डी आई एंड एफ पी आई। मतलब जब हम पूंजी खाते की बात करते हैं कि पूंजी खाते के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि अब आप लोगों का प्रोबेबली एग्जाम शायद ऑफलाइन ही होगा, तो आपको पुराना वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करना पड़ेगा जो आपका पेपर का पैटर्न है। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से बनते हैं कि कौन सा आइटम फॉलोइंग में से कौन सा आइटम आपका कैपिटल अकाउंट का नहीं है। मान लीजिए ये 3 आपको ऑप्शन दे दिए और इसके साथ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का आपको बात कर दी इंपोर्ट की, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा आइटम किस में आता है, कौन सा कैपिटल अकाउंट का है, कौन सा करेंट अकाउंट का है। तो जब हम फॉरेन एड की बात करते हैं, मान लीजिए कोई क्राइसिस होती है किसी इकोनॉमी में, या कोई मतलब प्राकृतिक आपदा हो रही है, नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक रीजन से अगर किसी तरीके से इकोनॉमी डूब रही है, तो कई बार क्या होता है जो बाहरी संस्थाएं होती हैं वो आपको सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपको एक एड प्रोवाइड करी। लेकिन एड और लोन में डिफरेंस क्या है, लोन आपको वापस से देना पड़ेगा, आपको चुकाना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ। एट क्या होता है, इज लाइक अ सॉफ्ट लोन, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन टाइप की चीज है, कि इसमें कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इसको लौटाओ ही लौटाओ। ठीक, क्योंकि आपको एक सहायता प्राप्त की गई है, अगर आपके पास बाद में रिवाइव करती है इकोनॉमी तो आप वापस भी कर सकते हो, बट इसके ऊपर आपके ऊपर कमिटमेंट नहीं है कि इसको वापस करना है। लेकिन एक्सटर्नल लोन क्या है, मान लीजिए अगर आपकी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा हो गया तो आईएमएफ आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। वर्ल्ड बैंक क्या कर रही है, बहुत ज्यादा अगर कोई बीमारी स्प्रेड हो गई है या पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई तो उसने कुछ क्या किया, लोन प्रोवाइड किया। तो ये एक्सटर्नल लोन्स क्या है, जब हम अपनी कंट्री से बाहर से हम ले रहे हैं जिन लोन्स को, वो आपके लोन्स का पार्ट है। बट जब भी लोन मिलेगा तो याद रखिएगा, लोन और एड में डिफरेंस हमेशा क्या है कि एड आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, आपने कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि आप इसको वापस करोगे ही। बट लोन क्या है कि आपको इसको वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है क्लास आप लोगों को? अक्षय अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है आवाज। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनआरआई का अकाउंट। कोई ऐसा पर्सन है जो बाहर की सिटीजनशिप है जिसकी, उसने अगर यहाँ पर अकाउंट खुलवा रखा है तो ये भी क्या है, हमारे इंडियन इकोनॉमी की कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा, कि हमारे पास ऑब्लिगेशन है कि हमको इसको, इसका अकाउंट भले ही हमारे पास है बट हमारे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है कि उसके अकाउंट की पेमेंट उसको करनी है, इंटरेस्ट रेट उसको देना है, या फिर ये किसी भी मूवमेंट क्या कर सकता है, इसको निकाल सकता है, अपना अकाउंट क्लोज करा सकता है। तो वो सारे लोग जिनका अकाउंट इंडियन इकोनॉमी में होगा, यहाँ पे होगा, बट वो उनकी सिटीजनशिप बाहर की है, तो वो सारे लोग क्या होंगे, उनका अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। तो एनआरआई अकाउंट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जितना एनआरआई अकाउंट्स है वो सारा पूंजी खाते का पार्ट है। इसके अलावा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। जो हम निवेश की बात कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, जो हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं कि पूंजी का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो हमारे किसके अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। मतलब जितना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसको हम इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते ही हमारे दिमाग में क्या क्लियर हो जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल सेक्टर्स। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन इकोनॉमी, कि हम खुली अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, बाह्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल सेक्टर की। तो इन्वेस्टमेंट मतलब हम कह रहे हैं कि जो हमें इन्वेस्टमेंट बाहर से मिल रहे हैं,
ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट, ऐसे सारे निवेश जो बाहर का कोई पर्सन है, बाहर का कोई देश है, वो आपके देश में अगर निवेश करना चाहता है, वो आपके देश में अगर निवेश कर रहा है, तो वो निवेश आपका किस में आएगा? पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते में उसकी एंट्री होगी। अब इसमें भी निवेश आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो एफडीआई के फॉर्म में या तो एफपीआई के फॉर्म में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या इसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो जब आप एफडीआई की बात करो या एफपीआई की बात करो, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप एफडीआई बोलते हो तो एफडीआई मतलब हम कह रहे हैं कि इसका ऐसा इन्वेस्टमेंट तो एफडीआई क्या है? बिल्ड कर रहे हो, किसी प्रोडक्टिव असेट को क्रिएट कर रहे हो, तो वो एफडीआई है। लाइक इंडिया में मैकडोनल्ड की ब्रांच को खोलना, ब्रांचेस अपने मैकडोनल्ड खोल दिया हर जगह, मैकडोनल्ड का आना इंडिया में क्या है? आपका एफडीआई का इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर कोई पर्सन मैकडोनल्ड के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा? एफपीआई का इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल पैसा लगाया तो वो सिर्फ आपकी ग्रोथ, ठीक है, अगर आपको फायदा हो रहा है तो डायरेक्ट आपको हो रहा है क्योंकि आपने शेयर खरीदा है, उसका नुकसान हो रहा है तो आपको हो रहा है क्योंकि आपने शेयर खरीदा है। आपकी वजह से कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं क्रिएट हो रही, आपकी वजह से कोई और इफेक्ट नहीं हो रहा है, किसी और को फायदा नहीं हो रहा। बट एक उसको खोलना किसी एसेट इंस्टीट्यूशन को खोलना, या फिर किसी इस तरीके का आपका ब्रांड को आगे बढ़ाना, या कुछ एसेट क्रिएट करने से क्या होगा? बाकी भी फर्दर ग्रोथ होगी। तो इन्वेस्टमेंट आपके हम कहते हैं दो तरीके से हम लेकर चल रहे हैं, एक एफडीआई और एक एफपीआई, और ये दोनों आपके किसका पार्ट होंगे? कैपिटल अकाउंट का। तो मतलब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या है? एक चालू खाता है, मतलब एक करेंट अकाउंट, एक आपका कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट को फर्दर बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक गुड्स के लिए, एक सर्विसेज के लिए। गुड्स वाला सेक्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, और दूसरा आपका क्या है? कैपिटल वाला अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप क्या देखते हो? चार चीजों से मिलकर बनता है, फॉरेन एड, एक्सटर्नल लोन्स, एनआरआई अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट्स। स्ट्रक्चर में कोई डाउट? हाँ, एफडीआई आपका क्या है? असेट्स पे ही आपका वो है, निवेश है या इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल छोड़ के बाकी सारे जितने इन्वेस्टमेंट है, वो सारे आपके क्या होंगे? एफडीआई के पार्ट होंगे। फॉरेन रेमिटेंसेस आपके सर्विसेज
का पार्ट होते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई आप हर काम कर रहे हैं, कोई आपका यहाँ से पैसे, यहाँ से दुबई में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज अगर यहाँ पर रह रही है, तो वो जो अमाउंट पैसा वहां से भेज रहे हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, वो आपसे इसका पार्ट आएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। क्लियर है? एसडीआर आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो चीजें देखी, जो आपका क्वेश्चन बनने वाली चीजें हैं, जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आप कर लेंगे। अब आपको क्लियर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, केवल गुड्स का। बीओपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्लस कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता, दोनों को आप जब ले रहे हो तो वो आपका क्या कहला रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका कौन सा एरिया है, जब आप बात कर रहे हो किसकी, सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स की, वस्तुओं की निर्यात और आयात की आप बात कर रहे हो। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका, और ये आपका ब्रॉडर कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब जब आप बीओटी की बात करते हो, आप बहुत ही एक छोटी सी इकाई की बात कर रहे हो पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बहुत आप संकीर्ण अप्रोच को यूज कर रहे हो। लेकिन जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहे हो तो ये आपकी बहुत बृहद है, बहुत एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के साथ आप डील करते हो। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा टोटल होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, आर माइनस पी। बीओपी इश्यू देखिए, जो आपका डेटा है, जो आपकी फॉरेन एक्सटर्नल जो आपकी वो है मिनिस्ट्री है, वो आपका डेटा रिलीज करेगा। मेन इसको जो देखता है वो है इसको आरबीआई ही देखेगा। अल्टीमेटली आरबीआई देखते हैं सारी चीजें कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, बट डेटा के सेंस में दोनों ही अलग अलग डेटा को वो करते हैं। अल्टीमेटली आपका जाता है आरबीआई के ही पास, क्योंकि आरबीआई के जब आप फंक्शंस पढ़ते हो तो आप जितने भी बाहर की चीजें, फॉरेन करेंसी का लेन देन, वो सारा आरबीआई का ही पार्ट है। तो अल्टीमेटली आप फॉरेन करेंसीज की ही बात कर रहे हो रिसीट और पेमेंट्स के सेंस में। इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपका, अब जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह रहे हो, अगर इंडिया का कोई पर्सन बाहर कर रहे हैं तब तो वो आपका डेबिट साइड होगा, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला कर रहा है तो हम उसको यहाँ पे पॉजिटिव एंट्री देते हैं, यहाँ हमारा क्रेडिट का साइड हो जाता है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा, बी इज इक्वल्स टू आर माइनस पी। बट अगर इसमें कोई चेंज होता है, अगर मान लीजिए आर इज ग्रेटर देन पी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेफिसिट की कंडीशन या सरप्लस। अगर रिसीट ज्यादा है पेमेंट से, तो ये आपका क्या है, डेफिसिट या सरप्लस? ये आपका सरप्लस है। ठीक, तो अगर सरप्लस है तो भी प्रॉब्लम, अगर आर कम है पी से तो ये डेफिसिट की सिचुएशन, तो भी आपका प्रॉब्लमैटिक। ठीक, तो इन दोनों ही केसेस को हम क्या कहते हैं, डिस इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब आप कह रहे हो आर इज इक्वल्स टू पी, जब टोटल रिसीट्स और पेमेंट्स आपस में बराबर होंगे, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का संतुलन कहाँ है, जब प्राप्तियां और भुगतान बराबर हैं। पर अगर प्राप्तियां और भुगतान आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस इक्विलिब्रियम, कि आपके दोनों बराबर नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कौन सा आपका ज्यादा है कौन सा कम है, बस बराबर नहीं है, तो वो आपका क्या कहला रहा है, डिस इक्विलिब्रियम या असंतुलन को कहला रहा है। अब ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, ये भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है टेम्परेरी इन नेचर और दूसरा आपका क्या है, फंडामेंटल।
ये आपका मूलभूत होता है, फंडामेंटल, एंड ये आपका क्या है, टेम्परेरी, मतलब अल्पकाल के लिए। टेम्परेरी जैसा आपका नाम से ही क्लियर है कि अगर आर और पी में, रिसीट और पेमेंट्स में डिफरेंट बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, तो वो आपका शॉर्ट टाइम पीरियड क्या होगा, टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम का पार्ट होगा। लाइक मान लीजिए किसी सीजन में अच्छी अगर वो नहीं हुई, मौसम अच्छा नहीं है, क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो गया, बारिश ज्यादा नहीं हुई और आपका प्रोडक्शन अफेक्ट हो गया, बट यू नो दैट कि ये सिर्फ इस सीजन के लिए था और किसी स्पेसिफिक वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है, इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, तो ये आप क्या करते हो, ओवर द टाइम इस चीज से रिकवर कर जाते हो। तो ऐसा वाला जब होगा शॉर्ट टाइम पीरियड वाला, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि वो क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। प्रॉब्लमैटिक कौन सा है, फंडामेंटल। जब हम आईएमएफ के लोन की बात करते हैं कि आईएमएफ कब एंट्री करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए, जब फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, जब फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम होगा, तब क्या होगा, आईएमएफ उसमें एंट्री करेगा ताकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट किया जाए। तो फंडामेंटल या मूलभूत जो हम कह रहे हैं कि असंतुलन क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है, फंडामेंटल, जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। ठीक है, जब स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जब संरचनात्मक अंतर आएगा, तब आप कहते हो कि कैसा इक्विलिब्रियम है, फंडामेंटल, जो अपने आप से करेक्ट नहीं हो पाता है और ये लॉन्ग टर्म तक आपका परसिस्ट करता है। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब कि मान लीजिए अगर जो पर्सन है इकोनॉमी में, उनके अगर टेस्ट में अंतर आ जाए, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं चेंज इन टेस्ट हो जाए, इनकी रुचियां ही बदल जाए, इनके स्वाद में परिवर्तन हो जाए, तो क्या हो रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कमोडिटी से खत्म हो रहा है। तो मतलब जो हम कह रहे थे इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा था किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो क्या होता है कि वो इम्पोर्ट धीरे धीरे कम होने लग रहा है। अगर लोगों की प्रेफरेंस बदल गई, टेस्ट बदल गया, तो लोगों को बहुत पसंद था यूएस का कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, बट अब इधर बीच आप देख रहे हो कि टेस्ट का पैटर्न ही चेंज हो गया। तो टेस्ट अल्टीमेटली कहाँ लेकर जा रहा है, डिमांड की तरफ। टेस्ट अगर कम हो रहा है, लोगों की रुचि बढ़ रही है, इसका मतलब डिमांड कम हो जाएगी। तो जब डिमांड कम होगी, इसका मतलब इम्पोर्ट कम हो जाएगा। ठीक, तो लोगों का टेस्ट बहुत मैटर करता है, या फिर अगर टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, रुचि बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो डिमांड आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो मतलब तब क्या होगा, इम्पोर्ट आपका बढ़ जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि पहला चेंज क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल चेंज, कि आप जब कहते हो डिमांड की बात, कि टेस्ट का बदलना आपका स्ट्रक्चरल चेंज है, क्योंकि टेस्ट, हाँ, टेस्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही टेस्ट की बात कर रही है यहाँ पर। टेस्ट मतलब रुचि से है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप कितना उसको वरीयता दे रहे हो। अगर आपकी प्रोडक्ट का टेस्ट बाहर बढ़ गया, ज्यादा रुचि बढ़ गई, तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। अचानक से रुचि कम हो गई किसी आपके प्रोडक्ट के लिए, तो वहां पे डिमांड कम हो जाएगी और आपके एक्सपोर्ट्स घट जाएंगे। सिमिलरली आपकी कंट्री में किसी प्रोडक्ट के लिए अगर रुचि अचानक से कम हो गई, तो क्या होगा, इम्पोर्ट घट जाएंगे पहले से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर टेस्ट का मतलब क्या है, अल्टीमेटली किसको डील करता है, डिमांड साइड को। तो ये आपका स्ट्रक्चरल चेंज है किसमें, मांग की तरफ से, मांग पक्ष में या डिमांड साइड से। ऐसे अगर हम बोले चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर तकनीकों में अंतर आ जाए, अगर आप बेटर टेक्निक यूज करने लग गए हैं, बेटर तकनीक यूज कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप पहले से मंगा रहे थे सामान, आपका इम्पोर्ट अफेक्ट होगा। टेक्निकलिटी बढ़ने से, टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी और आपका आइटम दूसरे के आइटम से बेटर बन पाएगा, तो आपकी क्वालिटी इनहेंस करेगी। तो इस वजह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी में भी अंतर आने से क्या हो रहा है, आपका स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी, इनकम का बढ़ना भी आपका स्ट्रक्चरल चेंज का ही पार्ट होगा, क्योंकि इनकम का बढ़ना मतलब आप ये कह रहे हो कि पर कैपिटा इनकम का बढ़ना और इकोनॉमी का ग्रो करना। ठीक है, जीडीपी अगर बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, सारे अगर आपके पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए आप देख रहे हो कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि इकोनॉमी ने अगर बहुत सारा पैकेजेस दे दिए, ठीक है, कोई स्टिमुलस पैकेज दे दिया, तो अचानक से इकोनॉमी में अगर आपके पैसा आ गया, लाइक हम एक टर्म यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर मनी। टर्म आपने सुना होगा शायद फाइनेंस के पेपर में या पब्लिक फाइनेंस में। हेलीकॉप्टर मनी क्या है, कीन्स का एक टर्म है, जो ये क्या बताता है कि अगर इकोनॉमी में अचानक से पैसा कम है, तो उस पैसे को बढ़ाने के लिए या एग्रीगेट डिमांड को जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कि कीन्स ने क्या बोला कि सरकार एक ही काम कर सकती है कि बहुत पैसा उड़ाए, लाइक हेलीकॉप्टर से पैसे को नीचे गिराए, ताकि लोगों के पास इतना पैसा आ पाए ताकि वो डिमांड को जनरेट कर पाए। एक बार इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होने लग जाएगी, तो अपने आप प्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट है कि जब हम हेलीकॉप्टर मनी की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर पैसा आ रहा है, तब आप ये नहीं कहोगे कि इनकम बढ़ रही है,
क्योंकि वो किसी पर्पस के तहत आपको मनी प्रोवाइड की जा रही है एग्रीगेट डिमांड को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पे नहीं लाभ लेके आ पाओगे। कोई अगर पैकेज रिवील कर रही है गवर्नमेंट, या कुछ अचानक से मनी सप्लाई बढ़ रही है इकोनॉमी में, तो वो आपका स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। बिना पर्पस के अगर क्वालिटी के बेसिस पे बढ़ रही है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, इकोनॉमिक सेंस में अगर बढ़ रही है, तब आप क्या बोल रहे हो कि तब आप कहोगे स्ट्रक्चरल चेंज है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में अंतर आ रहा है तो आप कैपिटल लेबर रेशियो में भी अंतर देखोगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट का मतलब ही आप क्या कह रहे हो कि कैपिटल का बढ़ना, मशीन्स का बढ़ना। तो जो आपका पहले कैपिटल लेबर रेशियो था, मतलब पर लेबर कितना कैपिटल यूज कर रहा है, तो अगर पहले आप कह रहे थे कि एक लेबर के पास 10 यूनिट है कैपिटल को यूज करने की, तब जो वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन अगर कर रहा होगा, और अगर अब टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट होने के बाद एक लेबर मान लीजिए 25 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है कि आपका टोटल प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो मतलब कैपिटल लेबर रेशियो में अंतर आ जाएगा। कैपिटल लेबर रेशियो का चेंज होना भी क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज को डिनोट करेगा। या फिर आप कह सकते हो इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल। जब आप कैपिटल का इंक्रीजमेंट की बात करते हो तो कैपिटल दो तरीके की एक होती है, आपकी एक फिजिकल कैपिटल एंड डिफरेंट इज आपकी क्या है, ह्यूमन कैपिटल। एक आपकी भौतिक पूंजी है और एक आपकी मानवीय पूंजी है। भौतिक पूंजी क्या हुई, जितनी भी मशीन्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी मशीन्स आपकी फिजिकल एसेट की बात करेगा, फिजिकल पूंजी की बात करेगा, फिजिकल कैपिटल की बात करेगा। ह्यूमन कैपिटल क्या है, जितने ऐसे पर्सन जिनके पास मतलब सारे जितने भी मनुष्य हैं, पर्सन हैं जितने भी, वो सारे किस में आते हैं, ह्यूमन कैपिटल में। क्यों ह्यूमन कैपिटल कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दिमाग की बात कर रहे हैं कि हमारे पास, हम ब्रेन ड्रेन का एक कंसेप्ट आपने सुना होगा। ब्रेन ड्रेन क्या है कि यहाँ के जो इंडियंस हैं या किसी कंट्री के जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके ब्रेन अच्छा है, जिनकी अच्छी एजुकेशन है, वो एजुकेशन यहाँ से लेकर क्या करते हैं, दूसरी इकोनॉमी के लिए जाकर काम कर रहे हैं। तो ब्रेन का क्या होता है, ड्रेन होना शुरू हो रहा है हमारी इकोनॉमी से। अच्छा ब्रेन क्या हो रहा है, दूसरे कंट्री के लिए काम कर रहा है। तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल का सेंस से क्या मतलब है कि अगर इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में हो रहा है, लाइक मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एजुकेशन को अचीव कर रहे हैं और उसमें भी कोई अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन हो गई या फिर कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन को ले रहे हैं जिससे कि उनका दिमाग ज्यादा से ज्यादा लग रहा है या ज्यादा उनका दिमाग काम कर रहा है, तो वो आपका क्या है, ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। कि जब इन्वेस्ट करा जाता है अपनी ग्रोथ के लिए, इफिशियंसी के लिए, अपने प्रमोशन के लिए अगर काम किया जा रहा है, तो वो आपका ह्यूमन कैपिटल का काम है। ठीक है, कि आपने एक सर्टेन डिग्री तो ले लिया, अब आप उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, आपने बीए कर लिया, अब अगर आपको पसंद है फाइनेंस और ये सारे एरियाज, आप एमबीए कर रहे हो उस पर, फिर आप उससे रिलेटेड वर्कशॉप्स कर रहे हो, फिर आप जाकर इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपका एनहांसमेंट हो रहा है आपकी क्वालिटी का। ठीक है, तो ये आप क्या है, ये एक तरीके की ह्यूमन कैपिटल है। जब हम ह्यूमन का दिमाग एज अ कैपिटल यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट अचानक से बढ़ता है किसी इकोनॉमी में, या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसी इकोनॉमी है जो लोगों की एजुकेशन पे काम कर रही है, लोगों को दिमाग को मजबूत करने में, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने पे काम कर रही है, तो इसका मतलब कि उस इकोनॉमी में ज्यादा इफिशियंट लोग होंगे। तो जहां ज्यादा इफिशियंसी होगी, डेफिनेटली वहां क्या होगा, स्ट्रक्चरल चेंज होगा। तो ऐसे सारी वजह जिसके कारण स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए इकोनॉमी में, तो वो आपका पार्ट कहलाता है डिसइक्विलिब्रियम के फंडामेंटल पार्ट का, जो हम फंडामेंटल की बात कर रहे थे। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आएगा, और जो आपका टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम है वो कैसे आ रहा है, आपका शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, किसी कारण की वजह से, बहुत अल्प काल के लिए अगर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है तो टेम्परेरी है। तो इसके लिए चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक या आपका चिंताजनक क्या है, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम डेंजरस होता है इकोनॉमी के लिए, इसीलिए क्या होता है, फिर इसमें आईएमएफ एंटर करती है करेक्ट करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? एक और कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, CAD, सुना होगा आपने, करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। ठीक है, जब आप CAD बोलते हो तो न्यूज़पेपर में लगातार ये टर्म आप सुनते होंगे, करेंट अकाउंट डेफिसिट का। कंफ्यूज मत होना, पूंजी घाटा नहीं होता, ये सिर्फ करेंट अकाउंट डेफिसिट है।
तो अगर हम सिर्फ करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे होंगे? सिर्फ गुड्स की, सिर्फ सर्विसेज की, या गुड्स एंड सर्विसेज की? बोथ, मतलब हम यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं कि करंट अकाउंट हमारा किससे बन रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मिला के बन रहा है। तो ऐसा घाटा जो दोनों को मिला के आपका हो रहा है, ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जब आपने करंट अकाउंट की बात करी थी कि यहाँ पर जो घाटा होगा टोटल, उसको हम क्या कहेंगे? पूरे घाटे को करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जब हम बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की, अगर हम इंडियन इकोनॉमी का डेटा देखें तो इंडियन इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो गुड्स का सेक्टर है, ठीक है, जो हमने करंट अकाउंट की बात कर रहे थे, तो हम एक कह रहे थे गुड्स का एरिया है और एक आपका सर्विसेज का एरिया है। तो हमेशा क्या होता है इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, सर्विसेज आपका पॉजिटिव साइड में रहता है। मतलब यहाँ तो हमेशा हमको सरप्लस होता ही है, क्योंकि इंडिया की जो सर्विसेज है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा होगा सर्विसेज के इम्पोर्ट से, तो यहाँ पे हमको हमेशा सरप्लस मिलता है। बट गुड्स का सेक्शन जब आप देखो तो हमेशा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इंक्लूड है, बट जो डेटा है इंडियन इकोनॉमी का उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, ये सेक्शन सब आपका सरप्लस में रहेगा और ये सेक्शन आपका डेफिसिट में रहेगा, ठीक है। जो आपका सरप्लस होता है सर्विस सेक्टर का, वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो इसके डेफिसिट को कवर कर पाए। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो सीएडी है इसका मेन रीजन क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का मेन रीजन क्या है? ये सेक्शन, गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, क्योंकि ये तो आपके लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, ये तो आपकी इकोनॉमी को पॉजिटिवली डील कर रहा है। डेफिसिट हो कहां से रहा है? गुड्स की साइड से, कि गुड्स हम इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट उसके आगे कम हो जाता है, और यहाँ से जो भी हमें फायदा हो रहा है उसको हम भेज भी दें यहाँ पर तो भी वो कवर नहीं हो पाता। तो इसको हम क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आप लास्ट 3 इयर्स का डेटा देखो, अगर आप दिसंबर 2021 का लो डेटा, दिसंबर 20 का डेटा देखो और दिसंबर 19 का डेटा देखो, लास्ट 3 इयर्स की अगर बात करें, इसको हम क्या कहते हैं? मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। अब देखेंगे आरबीआई का जो डेटा है या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसका जो डेटा है, वहां पे गुड्स के फॉर्म में भी मिलता है या मर्चेंडाइज टर्म भी लिखा होता है। मर्चेंडाइज मतलब भी आप गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप यहाँ देखो एक्सपोर्ट कितना था, इम्पोर्ट कितना था, एंड ट्रेड बैलेंस कितना था, ये थी आपकी वैल्यू 37.81, 21 का जो डेटा है यूएसडी बिलियन में। इंपोर्ट हम कर रहे हैं 59.48, घाटा कितने का हो रहा है? 21.68। ये 2021 दिसंबर का डेटा है। ये हम बात कर रहे हैं गुड्स वाले सेक्शन की, हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। तो गुड्स में क्या है, हमें घाटा कितना हुआ है दिसंबर 21 में? -21.68। दिसंबर 20 की बात करो तो यहाँ पे ये वैल्यू थी 27.22 यूएसडी बिलियन, ये वैल्यू है आपकी 42.93। यहाँ घाटा कितने का हो रहा है? -15.72। यहाँ पे भी दिसंबर 20 में भी आप क्या देख रहे हैं? इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। 19 की बात करें, 27.11, 39.59, यहाँ पे भी घाटा कितने का है? -12.49। लास्ट 3 इयर्स इवन हमेशा ही इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है, जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में रहता है, क्योंकि इम्पोर्ट हर बार ही ज्यादा है एक्सपोर्ट से गुड्स के सेक्शन में। यही चीज अगर हम सर्विसेज में देखें, सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट्स यहाँ पर कितना है? 20.07, इम्पोर्ट कितने हैं यहाँ? 12.87। यहाँ हम 7.20 से क्या है? सरप्लस में है। दिसंबर 20 में डेटा कितने का था? 19.06, यहाँ पे 11.12, यहाँ पे भी 7.95 का हमें फायदा है। यहाँ ये वैल्यू 19.81, यहाँ पे 11.98, तो ये आपका 7.84। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि आप जब देखोगे कभी फायदा हुआ है नहीं हुआ है, ये वाली चीज हम बात करते हैं ओवरऑल बीओपी के सेंस में, कि हमें फायदा हुआ है टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बट बहुत ही चुनिंदा सालों में, सिलेक्टिव आप ईयर्स में कह सकते हो, जब आपने अलग अलग चीजें देखी 2000
से लेकर 2001 टू 3 के अराउंड, वो वाला जो टाइम पीरियड था 2-3 साल का, वहां हमें फायदा हुआ। फिर हमें कब फायदा हो रहा था, हमें पहले 1980 का जो टाइम पीरियड था तब थोड़ा फायदा हुआ था। तो हमें फायदे की जो है वो हार्डली 2 या 3 हमारे ऐसे इवेंट हुए होंगे जिसमें फायदा हुआ है। बट मोस्टली क्या होता है, हमें हमेशा नुकसान होता है, और वो नुकसान का मेन रीजन क्या है हमारा, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला सेक्शन, क्योंकि यहाँ से हम हमेशा इम्पोर्ट क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट का जो मेन रीजन है, उसका रीजन क्या है आपका, ये गुड्स का सेक्शन। इस गुड्स के कारण इस गुड्स में इम्पोर्ट इतना ज्यादा होता है कि इसके जो एक्सपोर्ट्स है वो भी इसको कवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपका सीएडी है। आप ऐसे एक टर्म पढ़ते हो, ट्विन डेफिसिट। ये ट्विन डेफिसिट क्या है, जिसमें हम कह रहे हैं दोहरा घाटा हो रहा है। दोहरा घाटा है क्या आपका ट्विन डेफिसिट का कंसेप्ट? ट्विन डेफिसिट आपका वो होगा जब आप कहते हो कि करेंट अकाउंट डेफिसिट तो है ही इकोनॉमी में, प्लस फिस्कल डेफिसिट भी साथ में हो जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ ट्विन डेफिसिट, एक्सप्लेन करिए ट्विन डेफिसिट क्या है। ट्विन डेफिसिट या दोहरा घाटा आपका क्या है, जब करेंट अकाउंट डेफिसिट होने के साथ साथ आपका फिस्कल डेफिसिट भी हो। तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि करेंट अकाउंट डेफिसिट के साथ रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, या करेंट अकाउंट डेफिसिट के साथ प्राइमरी डेफिसिट हो रहा है, या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट के साथ फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। बहुत तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट ध्यान रखिएगा ट्विन डेफिसिट में हमेशा हम सीएडी मतलब करेंट अकाउंट चालू खाता प्लस फिस्कल डेफिसिट की बात करें। क्यों हम इसको यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट को ला रहे हैं वो भी समझ लीजिए। फिस्कल डेफिसिट आपने पढ़ा होगा बीए सेकेंड ईयर में, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट की मीनिंग, डेफिनेशन किसी को ध्यान है? हिंदी नहीं पूछ रही थी मैं उसकी मीनिंग पूछ रही थी। चलिए, फिस्कल डेफिसिट आपका क्या टर्म होता है, जब आप कहते हो कि जब गवर्नमेंट के टोटल अर्निंग्स क्या होती है उसके एक्सपेंडिचर से कम हो जाए। ठीक है, अभी आपने बजट में देखा होगा कि आपको देखा होगा फिस्कल डेफिसिट टर्म, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे आपने बजट में देखे होंगे। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब हम क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, जब आप कह रहे हो डेफिसिट मतलब घाटा, मतलब ये कोई नेगेटिव चीज है जब घाटा हो रहा है। घाटा कब होगा, जब आपके पेमेंट ज्यादा होंगे और आपके रिसीट्स कम हो जाए। ठीक है, आपको घाटा तभी हो रहा है कि जब आपको देना ज्यादा पड़ रहा है और आपको मिल कम रहा है, तभी घाटा होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सरकार के घाटे की। तो सरकार की जब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो सरकार व्यय कर रही है वो ज्यादा हो जाता है टोटल इनकम से। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अगर आपका सीएडी ऑलरेडी इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपके बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं, सीएडी मतलब कि गुड्स का इंपोर्ट आयात बहुत ज्यादा है गुड्स के एक्सपोर्ट से। ठीक, तो अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं हम सीएडी पे हैं, ऑलरेडी इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। लेकिन अब इस डेफिसिट को तो करेक्ट करना ही है, इसके अंदर से आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है, अब एक कंट्री के अंदर से आपको कोई कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर अब क्या करती है, सरकार इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट आती है और वो क्या करती है, बाहरी लोगों से लोन लेना शुरू करती है। एक्सटर्नल लोन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो कभी आईएमएफ से मांग रही है, वर्ल्ड बैंक से मांग रही है, कोई स्पेसिफिक कंट्री से, किसी इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले रही है। लोन लेने का मतलब आप क्या कह रहे हो कि लोन लेने का मतलब ये लोन आपको बाद में वापस करना होगा विद इंटरेस्ट रेट। तो मतलब आज आपने लोन ले लिया कुछ अमाउंट, आपको पता है इकॉनमी रिवाइव करेगी, उसके बाद आप क्या करोगे, इस लोन का रीपेमेंट कर दोगे। तो ये जो ट्विन डेफिसिट है, और जब सरकार ने लोन ले लिया इसका मतलब सरकार के ऊपर घाटा बढ़ गया, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्योंकि उसने लोन लिया है। तो ये लोन कहाँ पे जाएगा, सरकार के खाते के एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो मतलब आप चले थे सीएडी को करेक्ट करने के लिए, आपने सोचा था करेंट अकाउंट डेफिसिट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको लेनी थी, आपको करेक्ट करना था इसका डेफिसिट।
इसको डेफिसिट को ठीक करने के चक्कर में सरकार ने जब लोन ले लेती है तो उसके ऊपर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, तो इकोनॉमी में सीएडी के साथ एक और नया डेफिसिट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम कह रहे हैं ट्विन डेफिसिट। दोहरा घाटा कब हो रहा है? जब सीएडी और फिस्कल डेफिसिट दोनों एक साथ इकोनॉमी में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट का कंसेप्ट। और ये फिस्कल डेफिसिट हो क्यों रहा है? क्योंकि सरकार बाहरी एजेंसी से, बाहरी संस्थाओं से एक्सटर्नल लोन्स लेती है और उस लोन का खर्चा इसके एक्सपेंडिचर में जाकर ऐड हो जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करे अलोंग विद करेंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज नोन एज ट्विन डेफिसिट। क्लियर है ट्विन डेफिसिट का कंसेप्ट? चलिए, अभी क्लास ओवर होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक। थैंक यू क्लास।